प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में आज हम लोग आज अगला जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसमें है कि ग्राफ प्लॉट किया गया कि कितना स्ट्रेस लगाए हैं किसी बॉडी पर और उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन एक ग्राफ प्लॉट किया गया। तो उस ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स देखे गए कि ग्राफ ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स का एक जैसा बना, ऑलमोस्ट एक जैसा शेप आता है लगभग सारे मटेरियल्स का। तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, है ना। देखिए हम बता रहे हैं कि क्या कैसे कर रहे हैं। क्या किया गया कि एक वायर हैंग कर लिया गया, है ना। कोई भी मटेरियल का हो सकता है, जैसे कि कॉपर का है, आयरन का है, किसी चीज का वायर, स्टील का वायर हैंग कर लिए। उसमें यहाँ नीचे एक लोड हैंग किए। अब ये लोड वैरी कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग लोड लगा सकते हैं, कम ज्यादा इसको किया जा सकता है। तो ये लोड हैंग करेंगे तो इसमें एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, मतलब एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और इसमें कुछ वायर में इलोंगेशन भी होगा, मतलब कुछ स्ट्रेन भी होगा, है ना। डेल्टा एल बाई एल होगा। तो कितना स्ट्रेस डेवलप होने पर कितना स्ट्रेन होता है ना। मतलब कि कितना लोड लगाएंगे उतना ही स्ट्रेस होगा, नहीं उतना ही टेंशन डेवलप होगा और वही टेंशन अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। तो कितना स्ट्रेस डेवलप होने पर इसमें इलोंगेशन में इसके लेंथ में कितना चेंज होता है, डेल्टा एल बाई एल कितना होता है, उसको प्लॉट कर लिया गया। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, ठीक है। तो पहले जब कोई लोड नहीं हैंग किए थे उस समय का इलोंगेशन ऑलमोस्ट जीरो था। तो मतलब जब स्ट्रेस जीरो था तो स्ट्रेन भी जीरो था। तो यहां से ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, ग्राफ बनाते जा रहे हैं और जैसे जैसे ग्राफ बनते जाएगा उसमें अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी बात करते चला जाएगा। चलिए देखते हैं। तो शुरू में ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, मतलब ये लोड जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इलोंगेशन भी बढ़ रहा है और हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना। मान लीजिए यहां तक, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था। लेकिन देखा गया कि ये कुछ ही स्ट्रेस तक ऐसा है, मतलब या ऐसे बोले कुछ ही स्ट्रेन तक ऐसा है ना। कहने का मतलब ज्यादा फोर्स से जब खींचते हैं तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। जब इसमें ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो जाता है तो उसके लिए हुक्स लॉ नहीं है। कम इलोंगेशन है या कम स्ट्रेस है उसी के लिए हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो हुक्स लॉ कुछ देर तक तो फॉलो हुआ, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद मान लो यहां तक फॉलो हुआ, इस पॉइंट तक, है ना। इस पॉइंट का नाम भी कुछ रख दिए, ए नाम रख दिए। फिर यहां के बाद से ग्राफ कुछ ऐसा बनने लगा, कर्व्ड। तो कर्व्ड का क्या मतलब, यहां से मान लो ये पॉइंट है बी पॉइंट, यहां से बी पॉइंट तक ग्राफ कुछ ऐसा कर्व्ड है ना। तो कहने का मतलब अब यहां ए से बी तक जाने में हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। हुक्स लॉ होता तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन अब ये कर्व हो गया, मतलब हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ ए से बी तक में। इन पॉइंट्स के नाम रख दिए गए। ए को कहा गया प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों ऐसा नाम रखे, क्योंकि वहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे स्ट्रेस और स्ट्रेन। बी को इलास्टिक लिमिट कहा गया। बी का नाम इलास्टिक लिमिट क्यों रखे, इसके पीछे भी रीजन है। इलास्टिक लिमिट क्यों नाम रखे, देखो होता यह है कि देखा गया कि पूरा ओ से लेके बी तक इलास्टिक बिहेवियर फॉलो हो रहा है। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि जब आप खींचते हो फोर्स लगा के तो वायर में एक रीस्टोरिंग, वापस लाने वाला स्ट्रेस डेवलप होता है, और जब छोड़ देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में चला जाएगा वायर, है ना। तो ये कहते हैं कि ये इलास्टिक है, वो चीज, वो मटेरियल इलास्टिक है कि डिफॉर्म करके छोड़ा गया तो रीफॉर्म हो रहा है, वापस अपने शेप में जा रहा है। तो वही चीज यहां तक हमने देखो, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, सही है, इलोंगेशन बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहां तक भी लाके, अगर यहां तक भी स्ट्रेस लाके अगर वापस से हम स्ट्रेस को घटाना शुरू करें, तो स्ट्रेस घटाना शुरू करेंगे तो स्ट्रेन भी घटना शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें इलोंगेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। और स्ट्रेस घटाते घटाते जब जीरो करेंगे तो स्ट्रेन भी घटते घटते जीरो पहुंच जाएगा, मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप में वायर आ जाएगा। ये बात यहां तक वैलिड है, बी पॉइंट तक, इसलिए इसको कहा गया ये इलास्टिक लिमिट है। कहने का मतलब इसके आगे जब और स्ट्रेस बढ़ाएंगे,
जब और इलांगेशन होगा तो फिर वो छोड़े जाने पर वापस ओरिजिनल शेप तक नहीं जा पाएगा, मतलब उसके बाद वो प्रॉपरली इलास्टिक मटेरियल उसको नहीं कह सकते, है ना। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस तक ही ये इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। तो इलास्टिक लिमिट इसका नाम रख दिया बी पॉइंट का। फिर और आगे बढ़ाया गया एक्सपेरिमेंट को, वेट को और बढ़ाया गया, मतलब स्ट्रेस और बढ़ाएंगे वायर में। स्ट्रेस इसके बाद से और बढ़ाया गया तो कुछ बी से लेके सी तक का ग्राफ, बी से लेके सी तक का ग्राफ, थोड़ा और इसको ऐसा बनाया। कहने का मतलब इस रीजन में ये जो स्लोप है वो ज्यादा है, इस रीजन में स्लोप और कम हो गया बी से सी तक के रीजन में। ठीक है, देखो होता ये है कि बी से सी तक के रीजन में हो ये रहा है कि स्ट्रेस कम ही बढ़ाना पड़ेगा लेकिन स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा, है ना। देखो बी से सी तक में अगर हम ऐसे बनाएं, बी ये पॉइंट और सी ये पॉइंट, तो ये स्ट्रेस इतना ही बढ़ाए लेकिन स्ट्रेन काफी बढ़ जाएगा। स्ट्रेन इतना हो गया, स्ट्रेस इतना ही बढ़ाए लेकिन स्ट्रेन इतना ही हो गया, इतना ज्यादा हो गया नहीं। मतलब बी वाला पॉइंट के बाद से जब लोड को बढ़ाया जाएगा, लोड कम ही बढ़ाओगे लेकिन फिर भी वो इलोंगेशन ज्यादा हो जाता है। ये यहां से यहां तक का ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो बी से सी तक का जो रीजन है वो इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं होगा। कहने का मतलब कि वापस से मान लो स्ट्रेस इससे ज्यादा कर दिए, इधर कहीं इतना तक स्ट्रेस ले आए, तो अब इस लोड को जब घटाना भी शुरू करेंगे धीरे धीरे तो पूरा हटा लेने पर भी ओरिजिनल शेप में वायर नहीं आ पाएगा, उसमें थोड़ा बहुत इलोंगेशन रह जाएगा। क्या जितना इलोंगेशन कर दिए थे, मान लो यहां तक स्ट्रेस पहुंचा दिए थे, मतलब इतना इलोंगेशन कर दिए थे, डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू इतना हो चुका था, तो क्या इतना ही रह जाएगा? वो लोड हटा देने पर भी इतना ही रह जाएगा? नहीं, इससे तो कम होगा लेकिन पूरा स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, मतलब कि पूरा वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत रिफॉर्म करेगा लेकिन पूरा ओरिजिनल शेप तक वापस नहीं आ पाएगा, है ना। तो कैसा दिखता है इस बी से सी तक के रीजन में, मान लो सी तक ही मान लो ले गए स्ट्रेस को, इतना पहुंचा दिए और वहां से रिलीज किए धीरे धीरे स्ट्रेस। तो जब इस लोड को फिर धीरे धीरे कम कर रहे होंगे, स्ट्रेन कम हो रहा होगा लेकिन इस रास्ते से ग्राफ वापस नहीं आता है ना। यहां तक ले जाके ग्राफ को अगर यहां से फिर स्ट्रेस को कम करना शुरू करें, स्ट्रेन कम होगा लेकिन इस रास्ते से वापस नहीं आएगा ग्राफ। तो कैसा होगा? तो कुछ इस रास्ते से वापस आता है ग्राफ, ऐसा वापस आता है, मतलब कि इतना स्ट्रेन वापस में रह जाएगा। वापस आने के बाद पूरा जीरो कर दिए, देखो स्ट्रेस जीरो भी कर दिए तो भी स्ट्रेन इतना रह गया, तो कुछ स्ट्रेन रह जाता है। अच्छा, जितना स्ट्रेन रह जाता है उसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, रुको, मान लो कि ऐसा है ना। ये जो स्ट्रेन रह गया इसको कहते हैं परमानेंट सेट। इस पॉइंट का नाम मान लो ओ डैश है, तो ओ डैश जो रीजन है इसको कहते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना रह जाएगा नहीं, परमानेंट सेट कहलाता है। अच्छा, तो बिहेवियर कैसा हुआ, इलास्टिक या प्लास्टिक? तो बोलते नहीं, इस रीजन में बी से सी तक के रीजन में जो बिहेवियर है वायर का वो पार्टली इलास्टिक और पार्टली प्लास्टिक है। पूरी तरह से प्लास्टिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि जितना डिफॉर्मेशन करके छोड़े थे, मतलब सी तक आ गए थे, मतलब इतना डिफॉर्मेशन हो गया था ना, तो छोड़ने पर इतना ही रह जाए, ऐसा भी नहीं, वापस भी आ रहा है। तो पूरी तरह से प्लास्टिक भी नहीं है और पूरी तरह से इलास्टिक भी नहीं है, पूरा जीरो भी नहीं हो रहा है फाइनली हटा देने पर स्ट्रेस। तो इस तरह का ग्राफ फॉलो होता है। तो इसको इस रीजन को कहते हैं कि इसका नाम रख दिया परमानेंट सेट, और बिहेवियर को कैसा बोलेंगे? पार्टली इलास्टिक एंड पार्टली प्लास्टिक, ठीक है ना। अच्छा ये बात हुई ये वाला रीजन, ठीक है ना। बी तक कैसा था? इलास्टिक, और इसके बाद से पार्टली इलास्टिक एंड पार्टली प्लास्टिक। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद और लोड बढ़ा के देखा गया, नहीं तो यहां से यहां तक। अच्छा एक बात और बोले, मान लो यहां पर कहीं छोड़ दिए, यहीं तक ले आए ग्राफ को, मतलब स्ट्रेस यहां तक पहुंचाए, यहां तक पहुंचाए और वहां से धीरे धीरे वापस लाए, स्ट्रेस कम किए, तो कैसा पाथ होगा? तो फिर कुछ ऐसा पाथ होगा, है ना। इस पूरे रीजन में पार्टली इलास्टिक पार्टली प्लास्टिक है। बात समझ में आ ही रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इसको ठीक से बना ले ऐसा। आगे एक बार सी तक ले गए ग्राफ को, मतलब इतना लोड पहुंचा दिए, स्ट्रेस कितना कर दिए, यहां बनाते हैं, मान लीजिए एक बार इतना स्ट्रेस तक पहुंचा दिए, इस पॉइंट का नाम रख दे रहे सी डैश, ये पॉइंट था बी, है ना। तो देखा गया एक बार इतना स्ट्रेस आपने पहुंचा दिया, वो लोड बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिए, तो ये वो जगह है जहां पर लोड और नहीं बढ़ाने पर भी, उतना ही लोड रखे रहे तो भी वायर एक तरह से इलोंगेट हो जाता है, मतलब फ्लो कर जाता है, वायर को खींच रहे। एक समय ऐसा आएगा कि उतना लोड रख दिए तो फिर अभी तो क्या हो रहा था, यहां से यहां तक लोड बढ़ाने पर इलोंगेशन बढ़ रहा था, लोड बढ़ाने पर इलोंगेशन बढ़ रहा था, लेकिन अब इतना इलोंगेशन, इतना लोड तक बढ़ा दिया, इतना स्ट्रेस कर दिया आप, तो फिर क्या देखा गया कि वहां से फिर थोड़ा सा फ्लो कर जाता है वायर, है ना, इलोंगेट कर जाता है। मतलब कि इतना ही स्ट्रेस रखे रहने पर भी ये एकदम स्ट्रेट लाइन इसी के लॉन्ग बना रहे, ऐसा हो जाता है, ऐसा इसी के ऐसा, मतलब कि देखो स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेन बढ़ते गया, इतना स्ट्रेन बढ़ गया, और जबकि स्ट्रेस और नहीं बढ़ा रहे, है ना, उतना स्ट्रेस बढ़, तो इसका नाम रखे, इसको बोलते हैं ये यील्ड पॉइंट है, सी जो है उसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड कर देने का मतलब होता है कि हार मान जाना, रास्ता दे देना, नहीं कहते हैं ना कि वहां की आर्मी ने यील्ड कर दिया, मतलब वो हार मान गए। तो सी तक तो ये वायर ने अपना संभाला, नहीं, जब तक आप स्ट्रेस बढ़ा रहे थे उसका स्ट्रेन बढ़ रहा था, नहीं बढ़ा रहे थे स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रहा था, स्ट्रेस कम करने पर स्ट्रेन कम भी हो रहा था, सब ठीक है। लेकिन सी तक पहुंचा दिए आप एक बार, यहां तक इतना स्ट्रेस लगा दिए, तो फिर वो यील्ड कर जाता है, वो फ्लो कर जाता है, फिर उसके बाद अपने से इलोंगेट इतना तक कर जाएगा। तो सी का नाम भी यहां लिख दे रहे, सी को क्या कहे, यील्ड पॉइंट। और ओसी डैश जो स्ट्रेस है उसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं कि इस हर वायर का अपना एक यील्ड स्ट्रेंथ होता है कि कितना स्ट्रेस लगा सकते हैं मैक्सिमम, वरना वो उतना लगा देंगे फिर उसके बाद वो फ्लो कर जाएगा, बढ़ जाएगा इतना तक। ये पॉइंट है डी, इसका नाम रख दिए डी, है ना, यहां तक बढ़ गया, फिर वहां जाके रुकता है, उतना लोड बढ़ा है तो ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जाएगा, लेंथ बढ़ते ही थोड़ी जाएगा, थोड़ा यील्ड करके थोड़ा बढ़ जाता है, फिर वहां पे रुक जाता है वायर। अब क्या होगा, अब और लोड अगर बढ़ाया जाए तो फिर स्ट्रेन फिर बढ़ना शुरू होता है ना, तो यहां तक तो अपने से इलोंगेट कर गया, फिर इसके बाद जब और लोड बढ़ाया जाता है, ये वाला स्ट्रेस और बढ़ेगा, फिर स्ट्रेन बढ़ता है। आगे का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, देखो लोड बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है ना, ये पॉइंट का नाम है ई, है ना। तो अब ई कौन सा, ई वो वाला पॉइंट होता है कि आपने इतना स्ट्रेस अगर लगा दिया वायर पे, ये स्ट्रेस ई डैश, ओ ई डैश, इतना स्ट्रेस अगर लगा दिया तो अब यहां पे वायर अब टूटना शुरू हो जाएगा। ई पॉइंट तक अगर पहुंचा दिए तो वायर जो होता है ना, मान लो ये है वायर, ऐसा वायर है, थिकनेस है उसका, ये वायर है, तो वायर में जगह जगह नेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना, कहीं जगह जगह से पतला होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नेक्स बन जाएंगे, यहाँ पे नेक बन गया, है ना, जगह जगह से पतला होना शुरू हो जाएगा, और फिर जहां जहां से नेक्स बन गए वहां से फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ई तक अगर आपने पहुंचा दिया ग्राफ को, है ना, तो उसके बाद समझिए अब वायर को ब्रेक होने से नहीं रोक सकते आप, वो तो टूट ही जाएगा। ई पर पहुंचा दिए तो नेक्स्ट बनना शुरू हो गए, और नेक्स्ट बनना शुरू हो गए तो वो टूटेगा वहां से, उसको नहीं रोक सकते। और लेकिन नहीं, इसको और आगे भी ग्राफ को प्लॉट किया गया, ई से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, स्ट्रेस और बढ़ाने का मतलब इतना ही स्ट्रेस बढ़ाए तो वायर तो टूटना ही टूटना है। लेकिन ये भी देखा गया कि एक बार स्ट्रेस को ई तक पहुंचा दिए, है ना, तो मतलब वायर का उतना ही अगर रखे रहे, उतना ही लोड रखे रहे, उतना ही स्ट्रेस मेंटेन रखें वायर में, तो भी वायर तो टूट ही जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, उससे थोड़ा कम करके भी देखा गया, यहां तक पहुंचाने के बाद अब अगर लोड कम करें तो क्या बच जाएगा वायर, क्या होगा वायर का, नहीं, यहां तक पहुंचाने के बाद अभी अगर लोड कम करना शुरू किए तो भी वायर बचेगा नहीं, टूटेगा तो है ही। देखो ऐसा उसके बाद ग्राफ प्लॉट किया गया, इसके बाद का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब
ये कम कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये नीचे जा रहा है, ये कम कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस कम कर रहे हैं, लेकिन तब भी स्ट्रेन और बढ़ रहा है, ई से लेके एफ तक, यहां से यहां तक स्ट्रेन इलोंगेशन और बढ़ ही रहा है। यहां नेक्स्ट क्रिएट होना शुरू होगा, ये इलोंगेट होता है, फिर यहां से टूटता है। एफ होता है ब्रेकिंग पॉइंट, कि एफ जो है वहां तक, ये पॉइंट का नाम रख दिए कि अब वहां पे जाके वायर ब्रेक हो जाएगा, मतलब ई तक पहुंचा दिए तो फर्दर वो इलोंगेट इतना से इतना होना ही है ना, यहां से लेके यहां तक इतना इलोंगेशन होना ही है, और फिर इतना इलोंगेशन होने के बाद फाइनली वो वायर ब्रेक कर जाएगा। तो एफ का नाम है ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट है ना। ऑल्सो ये जो ओ से ई है, ओ से ई डैश लिखे है ना, ओ ई डैश, ये जो स्ट्रेस है इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस बुलाते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब कि इतना स्ट्रेस अगर अप्लाई कर देंगे तो ब्रेक कर जाएगा वायर, है ना। तो ये जनरल किसी मटेरियल का ग्राफ इस तरह का दिखता है। मेटल वगैरह का बनाते हैं ग्राफ तो इसी तरह का दिखता है। रबर का बनाया गया तो वो अलग तरह का दिखता था। क्या अलग है उसमें थोड़ा अभी बात किया जाएगा इसी में। लेकिन एक और बात बता दें, कुछ टर्म्स ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं कि ये वाला जो मेटल है ये ज्यादा ब्रिटल है या ज्यादा डक्टाइल है। तो उसका क्या मतलब होता है? ब्रिटल और डक्टाइल क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से उल्टी चीजें हैं एक्चुअली। देखो क्या होता है, डक्टाइल वो मेटल होते हैं जिनसे वायर बना सके, खींच के वायर बना सके। जैसे मेटल है उसको खींचा जाए और वायर बना सके। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रेंज उसमें ज्यादा हो, है ना। मतलब कि जैसे यहां से यहां तक तो इलास्टिक था, सी के बी से लेके पूरा ये डी तक का जो रीजन है ये बहुत बड़ा होता है उनका, है ना। प्लास्टिक वाला रीजन, ये से यहां से यहां तक पार्टली प्लास्टिक था ना, छोड़ते तो इलोंगेशन रह जाता है। तो ये तो हमने इतना ही बनाया है, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनके ग्राफ में ये रीजन खूब बड़ा होता है। तो ये रीजन बड़ा होता है कहने का मतलब कि ज्यादा रेंज आएगा, है ना, ज्यादा इलोंगेशन तक आप कर सकते हो। यहां से यहां तक रेंज ज्यादा है तो स्ट्रेस बढ़ाने पर और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो और इलोंगेशन हो जाएगा। ये वाला प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन रह गया वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होगा। तो ये रेंज ज्यादा होता है किसमें? डक्टाइल मटेरियल्स में। ब्रिटल में ये रेंज बहुत छोटा होता है। इनफैक्ट बी एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस किए तो जल्दी ही सी मिल जाएगा, और सी मतलब क्या होता है, यील्ड पॉइंट मिल जाएगा तुरंत ही, और फिर सी के बाद से डी एकदम बगल में ग्राफ उठेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये रीजन छोटा होगा और जल्दी आप ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये नहीं कि उसको इलोंगेट करके इलोंगेट करके छोड़ दें और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें रह जाए, उसका स्कोप ज्यादा नहीं है, बहुत कम होता है ना। तो ये रीजन कम होगा तो बोलते हैं ये ब्रिटल है, जल्दी ब्रेकिंग पे पहुंच जाएंगे। ये रीजन ज्यादा होगा तो ब्रेकिंग पे जल्दी नहीं पहुंचेंगे, हाँ इलोंगेशन छोड़ सकते हैं आप उसके अंदर, इलोंगेट करके छोड़ सकते हैं। तो डक्टाइल वो हो गया जिसमें रीजन बड़ा हो, और ब्रिटल हो गया जिसमें ये रीजन छोटा हो। चलिए अच्छा, अब थोड़ा हम बात करते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट जब रबर के साथ किया गया तो कैसा ग्राफ देखने को मिला और उसका क्या मतलब है। सेम एक्सपेरिमेंट जब रबर के साथ किया गया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, है ना। इनिशियली यहां से शुरू कर रहे हैं तो उसमें देखा गया कि प्रोपोर्शनल जैसा, मतलब हुक्स लॉ फॉलो होने जैसा कुछ भी रीजन नहीं था। स्ट्रेट लाइन वाला रीजन था ही नहीं, शुरू से ही कर्व्ड लाइन बनना शुरू हुआ। और कैसा? इस तरीके का, है ना। ऑल्सो जो मेटल्स थे उसमें कम ही स्ट्रेन तक आप जा पाते थे। मतलब वो जो पूरा ग्राफ था ना, वो स्ट्रेन का वैल्यू इधर लिखा जाता तो बहुत कम ही स्ट्रेन तक, इलोंगेशन तक जा पाए, उसके बाद वो टूट ही जाते हैं। लेकिन रबर बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाता है। तो उसमें इवन कोई देखा गया ना, ये ग्राफ 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब स्ट्रेन यहां पे हम लिख रहे हैं 8। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ 8 लिख रहे हैं तो इधर 2, 4, 6, 8 ऐसा लिखा होगा कुछ। तो यहाँ 8 लिखने का क्या मतलब है
डेल्टा एल बाई एल 8 है, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ 8 है, मतलब चेंज इन लेंथ इज 8 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, इतना तक इलोंगेट हो जाता है, 8 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ इलोंगेट हो जाता है, कई बार यहां तक जाता है, कभी कोई रबर होता है जो 6 टाइम्स जाता है, कोई 4 टाइम्स जाता है ना, कोई कोई तो 8 टाइम्स भी चले जाते हैं। तो इस तरह से इसका होता है ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है, कर्व्ड होता है। हाँ, लेकिन एक बड़ी स्पेशल बात देखी गई कि जब वो लोड को धीरे धीरे वापस कम करना शुरू करेंगे, यहां तक ले गए, वापस जब कम करना शुरू करते हैं तो ग्राफ इस पाथ से वापस नहीं आता है। हाँ, वापस कम करना शुरू करेंगे जब जीरो कर देंगे लोड को, मतलब जब स्ट्रेस जीरो कर देंगे उस वायर के अंदर, रबर के वायर के अंदर, तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, वापस ओरिजिनल लेंथ पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएगा, उसका ये पाथ होता है, ऐसा होता है। और ये बहुत ही अलग बात है उससे जो अभी ग्राफ बनाए थे इसके पहले हम लोग मेटल वाले वायर के लिए, उससे बहुत ही अलग बात हो गई कि यहाँ पे वापस पूरा जा रहा है, जीरो तक जा रहा है स्ट्रेन, लेकिन इस रास्ते से नहीं जा रहा है, कुछ ऐसे रास्ते से जा रहा है ना। तो इससे एक खास प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसके अंदर, रबर के अंदर। देखो क्या, अच्छा ये जो लूप बना है ना, लूप, मान लो वेट बढ़ाते जाएं, स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, फिर स्ट्रेस घटाएं, फिर बढ़ाएं, फिर घटाएं, तो ये लूप दिख रहा है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस लूप, इसका नाम है। और स्कूल में क्वेश्चन भी आता है इस पे कि रबर में इलास्टिक हिस्टेरेसिस लूप को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या होता है। ये जो लूप है ये इलास्टिक हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। तो इससे होता क्या है, देखो ये जो प्रॉपर्टी है इससे क्या बात सामने आई, होता ये है, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेस मतलब F अपन A, उसके अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मतलब उसमें लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ, मान लो dl बाई एल, लेट अस से ये है F बाई A, ये है dl बाई एल। इसके नीचे का एरिया, इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रल ऑफ दिस इंटू दिस, नहीं बोलो सही ना, तो इंटीग्रल ऑफ F बाई A dl बाई इंटू dl बाई एल है ना। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, इसके डिनोमिनेटर में A है, इसके डिनोमिनेटर में लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ एक तरह से वॉल्यूम है देखा जाए तो, नहीं। और न्यूमरेटर में क्या है, इसमें है फोर्स, इसमें है dl डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन है ना। तो ये जो इंटरनल फोर्स है, स्ट्रेस मतलब उसके इंटरनल जो टेंशन डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया, है ना। तो इंटरनल फोर्स ने कितना वर्क किया पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरह से देखा जाए तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया यही रिप्रेजेंट करेगा कि इस मटेरियल के अंदर का जो इंटरनल फोर्स है उसने पर यूनिट वॉल्यूम कितना वर्क किया। तो देखो इंटरनल फोर्सेस जब वर्क करते हैं तो सिस्टम का एनर्जी कम होता है, नहीं। तो यहां से यहां तक देखो इतना वर्क हुआ, यहां से यहां आगे जा रहे हैं तो इतना पॉजिटिव वर्क हुआ, इंटरनल फोर्सेस ने इतना पॉजिटिव वर्क किया, ये पूरा एरिया, इसके नीचे का एरिया, तो मतलब इतने से सिस्टम का एनर्जी लॉस हो गया, नहीं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, लॉस हो गया सिस्टम का एनर्जी। फिर यहां से वापस भी वापस लाए, उल्टा आ रहे हैं, तो इतना वर्क डन कैसा हुआ, नेगेटिव वर्क डन हुआ, ये जो एरिया है इतना नेगेटिव वर्क हुआ ना, पीछे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे थे, यहां से यहां तक ये जो पूरा एरिया था इतना पॉजिटिव वर्क हुआ, और फिर ये वापस आते समय इतना नेगेटिव वर्क हुआ। टोटल देखा जाए तो ये जो एरिया है इस लूप के अंदर का इतना ही, यही तो डिफरेंस आएगा, यही तो डिफरेंस होगा ना। तो फाइनली इतना पॉजिटिव वर्क इंटरनल रबर के इंटरनल फोर्सेस कर रहे होते हैं, इतना जितना इसका एरिया है। बोलो सही बात है कि नहीं, एक बार देखो अपना दिमाग लगाओ, पॉजिटिव वर्क कितना, उसमें से नेगेटिव वर्क कितना घटा दिए तो इतना पॉजिटिव बचा। तो रबर के इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम पे इतना पॉजिटिव वर्क कर रहे होते हैं एक लूप में, एक बार गए यहां तक, फिर वापस लाए, स्ट्रेस बढ़ाए घटाए, फिर बढ़ाए फिर घटाए, तो फिर इतना पॉजिटिव वर्क होगा। तो इंटरनल फोर्सेस वर्क करें तो इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा होता है। तो अच्छा देखा जाए तो सही भी है, मान लो कोई रबर का मटेरियल है आपके पास, है ना, और उसको खूब बार कंप्रेस करके छोड़िए तो वो थोड़ा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, उसमें हीट लॉस होने लगता है। तो बार बार कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं तो यही तो कर रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस घटा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस घटा रहे हैं, तो वो उसके इंटरनल फोर्सेस वर्क कर करके एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर रहे हैं। तो ये इतना लॉस हो रहा होता है एनर्जी का। तो इसका प्रैक्टिकल बड़ा यूज है ना।
जैसे जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं कहीं पर भी, है ना, मान लो कोई व्हीकल है या कोई भी जगह पे शॉक एब्जॉर्बर्स जब यूज हो रहे होते हैं तो सिंपल स्प्रिंग लेके काम नहीं कर सकते आप अपना, नहीं, हम क्या चाहते हैं शॉक खत्म हो ना, शॉक एब्जॉर्ब हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग है, ऊपर एक प्लैंक रख दिए, स्प्रिंग है और एक बोर्ड लगा दिए, उस बोर्ड पे कोई जंप करे, ऊपर से जंप कर रहा है मान लो छत से, तो हम चाहेंगे कि वहां गिरे और फिर रुके भी तो सही। वो स्प्रिंग है अगर, तो वहां जंप करके फिर वहां उतना ऊपर जंप कर जाएगा, फिर वो आएगा फिर जंप कर जाएगा, तो एनर्जी खत्म ही नहीं होगी, तो उस पर जंप ही करते रह जाएगा। नहीं, हम चाहते हैं एनर्जी लॉस भी हो ताकि वो आके फिर रुके भी तो सही, है ना। कहीं भी किसी भी केस में शॉक एब्जॉर्बर्स का काम तो यही होता है ना कि शॉक जैसे झटका लगा तो फिर वो डैम्पन हो, एनर्जी खत्म हो और वो रुके, वो चीज ऑसिलेशन बंद हो। ये थोड़ी इनके स्प्रिंग लगा दें वो ऑसिलेशन होता ही रहे, परमानेंटली होता रहे, तो हमेशा होता रहेगा तो अच्छी बात थोड़ी। आप जा रहे हो किसी व्हीकल से, गाड़ी से, गड्ढा आया तो गाड़ी ऐसे ऐसे ऑसिलेट ही करती रहे, तो अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, हम चाहते हैं लॉस हो एनर्जी। तो रबर का पैडिंग यूज किया जाता है जहां जहां शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। तो रबर का पैडिंग यूज करने से क्या होता है कि वो रबर धीरे धीरे एनर्जी खत्म करते रहता है, हीट के फॉर्म में लॉस करते रहता है, तो ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, है कि नहीं। तो ये बड़ा यूजफुल है रबर, इसीलिए क्योंकि उसका हिस्टेरिसिस लूप बनता है, एक बार इलोंगेट करे फिर वापस लाए तो इस तरह का लूप बनता है। तो इसकी वजह से रबर का इंपॉर्टेंस है शॉक एब्जॉर्बर्स में। तो ये वाली बात पूछी भी जाती है स्कूल में, तो ये ध्यान रखना होगा। चलिए, तो आपके इस चैप्टर में जितनी बातें थी हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। आपके एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट और है जिस पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो वो क्या है हम बोल दे रहे हैं। एक होता है पॉइजॉन्स रेशियो, पॉइजॉन्स रेशियो, है ना। तो कहा गया कि जब वायर को इलोंगेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका क्रॉस सेक्शन कम होता है और लेंथ बढ़ता है, खींचने से लेंथ बढ़ रहा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा होता है। तो इसका भी एक रेशियो डिफाइन कर लिए, पॉइजॉन्स रेशियो। क्या होता है कि उसका लेंथ में चेंज क्या हुआ, फ्रैक्शनल चेंज लिखना होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, उसका क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है, इसको पॉइजॉन्स रेशियो बुलाते हैं। और इसमें एक -1 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पॉइजॉन्स रेशियो बुलाते हैं। तो क्यों ऐसा -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, होता क्या है कि अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं तो देखा गया जनरली कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा होता है, तो इसलिए साइन दोनों का सेम हो, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये एक रेशियो होता है पॉइजॉन्स रेशियो। कभी कभी इस पे भी बात पूछी जा सकती है, तो इस पे जनरली क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन आएगा भी तो फिर फॉर्मूला बेस ही है कि रेडियस में चेंज बताइए अगर लेंथ में चेंज इतना है, पॉइजॉन्स रेशियो ये है बस। हाँ, एक और चीज है, एनसीईआरटी में लिख तो दिया है उसका, लेकिन कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस लिख दिया है कि ये चीज होता है। तो उस पर भी कभी कभी स्कूल में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कम आता है लेकिन आता है। देखो क्या है, एक होता है बेंडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स, है ना। एक क्यूबॉइड शेप का कोई बार है तो उस पर लोड रखे तो कितना बेंड होता है, इसके ऊपर पूछ लेता है कभी कभी। अब जैसे कि ये एक मान लीजिए ऐसा क्यूबॉइड शेप का एक बार है ना, ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये लेंथ हो गया। तो इसमें अगर यहां से कोई वेट हैंग करें, यहां से कोई वेट हैंग कर दें, यहां फिक्स कर दें इसको, और यहां से एक वेट हैंग कर दें, तो ये बेंड होता है। तो ये कितना बेंड होगा, अब जैसे कि शो करने, थोड़ा सा ही बेंड होता है लेकिन शो करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए ज्यादा दिखा दें। मान लो ये वाला जो लाइन था ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, है ना, डॉटेड बना दें। समझ में आ ही रही होगी बात हम क्या कह रहे हैं, है ना। ये जो है, ये जो दिख रहा था ना, ये चीज ये दब जाए, ये बेंड हो जाए, ऐसा हो जाए, तो कितना बेंड होगा, तो यहां से कितना नीचे चला जाएगा। अब जैसे इसका जो सेंटर था वो यहां था, अब इसका सेंटर यहां आ गया, तो कितना नीचे आ गया, कितना बेंड होगा कोई वेट रखने पर। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक, है ना। तो क्या है
ये जो बेंड हुआ है ना जितना, उसको मान लो हम लोग डेल्टा लिख रहे हैं, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब 4yb क्यूब, इतना होता है बेंड। डब्ल्यू क्या है, एक एक करके सबका नाम ले लेते हैं, सब क्या क्या है। तो ये जो डब्ल्यू है वो वेट है, जितना वेट इससे हैंग किए थे आप, नहीं यहाँ कह रहे थे ना बीच में से, यहाँ फिक्स कर दें और बीच में से एक वेट हैंग करें। तो अब मान लीजिए आपने जो वेट हैंग किया ना, वो वेट है यहाँ पर, ये डब्ल्यू कितना वेट हैंग किया। एल क्या है, इसका लेंथ, ये लेंथ हो गया एल क्यूब अपन 4, वाई हो गया यंग्स मॉडुलस, बी ब्रेड्थ है, मतलब कि ये वाला चीज, ये बी है और ये एल है, ठीक है। और डी जो लिखा है वो डेप्थ है, मतलब ये चीज, ये डी है। तो 4yb क्यूब, इतना बेंड होता है, इतना दब जाता है, इतना डब्ल्यू वेट रखने पर इतना दबता है ये। तो ये जो होता है, और ये भी देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये चीज दिखाई देती है कि हाँ ऐसा है। तो देखो होता क्या है कि सोचिए कि कोई एक बार हो, है ना, कितना बेंड होगा, उसका ब्रेड्थ जो है, देखो ऐसे बताया, मान लो एक स्केल है आपके पास, है ना, तो जो स्केल है उसको एक बार ऐसे रखा, रूलर जो होता है ना स्केल, उसको एक बार ऐसे रखे, उसके ऊपर एक वेट रखे तो दबेगा, और दूसरी बार उसी स्केल को ऐसे रखे और अब ऊपर से वेट रखे तो नहीं दबता है, वो बेंड नहीं होता है कि नहीं। ऐसे था जब वो स्केल तो बेंड हुआ, लेकिन जब ऐसे रखे तो ऊपर वेट रखने पर बेंड नहीं हुआ। बात सही कि नहीं। तो पॉइंट ये है कि ये जो डी है डेप्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज डी, है ना। तो जब आप जो स्केल होता है रूलर, जैसे कि ये है, ये रूलर है ना, ये चीज, तो जब इसको ऐसे रखते हैं, ऊपर कुछ रखते हैं तो ये बेंड होता है, लेकिन ऐसे रख के ऊपर रखेंगे तो ये बेंड नहीं होगा। तो जब ऐसे रखे तो इसका डेप्थ ज्यादा है, ऐसे हैंग कर रहे हैं तो ये डेप्थ ज्यादा है, तो और ऐसे रख रहे हैं तो इसका ये डेप्थ ये हो गया तब, है ना। जब ऐसे रख रहे हैं तो ये डेप्थ ये कम है, ऐसे रखने पर डेप्थ ज्यादा है। तो जब डेप्थ ज्यादा होता है तो ये चीज कम होता है, कम बेंड करता है, ऐसे करते कम बेंड करता है, और ऐसे करते डेप्थ कम कर दी तो ज्यादा बेंड हो जाता है, ये बेंडिंग ज्यादा होगा। ब्रेड्थ भी नीचे की तरफ है, मतलब कि ब्रेड पे भी डिपेंड करेगा, ब्रेड्थ ज्यादा हो, जैसे कि यही स्केल है, ऐसे रखना है, बेंड हो रहा है ना, ऐसे ही रखना है, डेप्थ उतना ही रखना है। लेकिन यही अगर चौड़ा होता, ये और चौड़ा होता रखते तो ये कम बेंड करता, लेकिन ये जितना पतला होगा ऊपर वेट रखेंगे तो और ज्यादा बेंड करेगा। मतलब ब्रेड्थ कम होगा अगर तो बेंडिंग ज्यादा होगी, ये ब्रेड्थ कम होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी। लेकिन ज्यादा फैक्टर इसी का डेप्थ का क्यूब में है कि नहीं। डेप्थ अगर डबल कर दें तो बेंडिंग 1/8 टाइम हो जाएगी। डेप्थ अगर डबल कर दें तो बेंडिंग 1/8 हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो डेप्थ का ज्यादा। अच्छा, लेंथ का भी फैक्टर है, लेंथ कम तो बेंडिंग कम नहीं। जैसे ये स्केल अगर बहुत बड़ा हो और बीच में कुछ रखें तो ज्यादा दब जाएगा नहीं, और अगर ये स्केल छोटा सा हो और बीच में यहाँ पे कुछ रखें, यहाँ से सपोर्ट तो है ही, इतना ही बड़ा स्केल है मान लीजिए, और यहाँ कुछ रख दें तो उतना बेंड नहीं होगा। लेकिन स्केल अगर इतना है या और बड़ा है, बीच में कुछ रख दें तो वो ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो लेंथ का भी फैक्टर है, लेंथ में भी क्यूब है। देखो मतलब लेंथ अगर आधा करेंगे तो बेंड 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो है ये फॉर्मूला भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली पूछ सकता है कि लेंथ इतना की है तो बेंड कितने टाइम्स होगा। तो इस चैप्टर में जितनी बातें थी हम लोग वो सारी बातें आज खत्म कर चुके, डिस्कस कर चुके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।